हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप पर हम कई तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसके लिए पाइथन में पहले से कई सारे मेथड्स बने हुए हैं। हम उन्हीं मेथड्स को यूज़ करना सीखेंगे इस वीडियो में। ये पाइथन क्लास सीरीज़ का 9th क्लास है। अगर आपको बाकी क्लासेस भी देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? पाइथन स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशंस करने के लिए बहुत सारे बने बनाए मतलब बिल्ट इन मेथड्स प्रदान करता है। मेथड्स को हम स्पेशल फंक्शंस बोल सकते हैं क्योंकि मेथड्स फंक्शन ही होते हैं, बस किसी विशेष टाइप पर ही काम करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग पे बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कैपिटलाइज मेथड के बारे में पहले जानते हैं। स्ट्रिंग की एक कॉपी देता है जिसमें उसका पहला अक्षर अपर केस और बाकी लोअर केस होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है हेलो, इसमें डॉट ऑपरेटर लगा है, फिर मेथड का नाम लिखा हुआ है। तो इस हेलो स्ट्रिंग का वो पहला अक्षर क्या कर देगा? बड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हेलो लिखा हुआ है, एक वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट। वेरिएबल पे अगर आप कैपिटलाइज मेथड अप्लाई करेंगे तो उस स्ट्रिंग के एक नई कॉपी बनेगी और उस कॉपी की गई स्ट्रिंग का कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और वो इस जगह पर होगा जहाँ पे मेथड काम किया है। फिर अगर आप अगले लाइन पर उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो वो पुरानी स्ट्रिंग ही शो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो पुरानी स्ट्रिंग यानी मेन स्ट्रिंग या ओल्ड स्ट्रिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। वो एक हमेशा नई कॉपी बना के देते हैं। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा जो है वो लोअर केस में ही रहेगा, बाकी जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो कैपिटलाइज हो जाएगी। लोअर मेथड क्या करता है? सभी लोअर केस अक्षरों वाली एक स्ट्रिंग की कॉपी देता है। जैसे एक स्ट्रिंग लिखा है हेलो, जिसमें एच आप देख रहे होंगे कि कैपिटल लिखा हुआ है। लोअर मेथड लगाने के बाद में उस एच का केस लोअर केस हो जाएगा और स्क्रीन पर वो प्रिंट फंक्शन के द्वारा प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू रखा है और आप वेरिएबल पे लोअर मेथड अप्लाई करते हैं तो उस जगह पर तो वैल्यू नई बनेगी और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी हेलो, लेकिन वो ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। इस वजह से अगले लाइन पर वो पहले जैसा ही आउटपुट देगा। ये याद रखिएगा, मेन स्ट्रिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है जब तक आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तब तक। अपर मेथड क्या करता है? सभी अपर केस अक्षरों वाली एक स्ट्रिंग की कॉपी देता है। तो इसमें सभी लेटर्स जितने होंगे वो अपर केस में हो जाएंगे। जैसे एक स्ट्रिंग लिखा है हेलो, इसमें सभी कैरेक्टर्स आपको लोअर केस में दिख रहे हैं। अपर मेथड लगाने से सभी अक्षर क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। इसमें भी वही नियम लगेगा। अगर आपने स्ट्रिंग में चेंजिंग किया है तो ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। टाइटल मेथड क्या करता है? टाइटल केस स्ट्रिंग की कॉपी देता है जहां शब्द अपर केस अक्षर से शुरू होते हैं और बाकी अक्षर लोअर केस होते हैं, यानी हर शब्द का पहला अक्षर आपको बड़ा मिलेगा। जैसे हेलो लिखा हुआ है, इसको आप टाइटल केस में करेंगे तो एक ही शब्द है यहाँ पर, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा। इसमें भी वही नियम, वेरिएबल में रखा हुआ है वैल्यू, वेरिएबल पे टाइटल अप मेथड अप्लाई करेंगे तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा जो टाइटल केस में रहेगा और उस स्ट्रिंग को आपने कहीं स्टोर नहीं किया है, ना ही उसको आप प्रिंट किए हैं, तो वो ऐसे का ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और अगले लाइन पे वेरिएबल का मान पुराना वाला ही स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। स्वैप केस क्या करता है? स्ट्रिंग की एक कॉपी देता है जिसमें अपर केस अक्षरों को लोअर केस में तथा लोअर केस को अपर केस में बदल दिया जाता है। तो ये केस में चेंजिंग करते हैं, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में। जैसे एक हेलो स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसका एच आप कैपिटल दे या अपर केस में देख पा रहे होंगे। स्वैप केस मेथड कैपिटल को लोअर में करेगा और लोअर के अक्षरों को कैपिटल में कर देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में रखा गया है, वेरिएबल पे स्वैप केस मेथड लगा रहे हो,
तो इस जगह पर तो केस चेंज हो जाएगा, लेकिन उस चेंज किए गए स्ट्रिंग को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगले लाइन पे वो प्रिंट पुराना वाला ही स्ट्रिंग करेगा। काउंट मेथड गिनती करता है स्टार्ट इंडेक्स से लेकर स्टॉप इंडेक्स के बीच कितनी बार सब स्ट्रिंग आया है, उसकी संख्या बताता है। तो इसमें आपको एक स्ट्रिंग बताना है, उस स्ट्रिंग के अंदर किस स्ट्रिंग को आपको गिनना है, काउंट करना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर एक स्टार्ट इंडेक्स बताएंगे, एक स्टॉप इंडेक्स बताएंगे। यहाँ पे लाइन खिंचा हुआ है, इनका मतलब ये ऑप्शनल है, आप लिखिए या ना लिखिए, ये वैकल्पिक है। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। लेकिन इसके नीचे लाइन नहीं खिंचा है, तो इसका मतलब आपको कम से कम एक वैल्यू देना इस मेथड में कंपलसरी है, वो होगा आपका सब स्ट्रिंग। यानी एक छोटा सा स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के अंदर के स्ट्रिंग को, एक छोटे से टुकड़े को सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो किसी बड़े स्ट्रिंग में या मेन स्ट्रिंग में कौन सा छोटा सा टुकड़ा या पार्ट आप काउंट करना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। किसी दिए गए रेंज में काउंट करना है तो स्टार्ट और स्टॉप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो, आपने काउंट में कोई भी मान नहीं दिया तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि कम से कम एक मान लिखना कंपलसरी है। फिर अगले लाइन पे देखिए, हेलो लिखा, काउंट मेथड में लिखा आपने स्मॉल एल, तो इस पूरे स्ट्रिंग में स्मॉल एल कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो रिजल्ट आया 2। इस पूरे स्ट्रिंग में एल काउंट करना है, लेकिन स्टार्टिंग करना है तीसरे इंडेक्स से। देखिए, एक सब स्ट्रिंग के बाद अगला स्टार्ट इंडेक्स होता है, तो तीसरा इंडेक्स कहाँ है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप तीसरे इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप नहीं दिया होता है तो अंत तक जाएंगे। तो तीसरे इंडेक्स पर एक एल मिला तो उसको काउंट कर लीजिए। अगले इंडेक्स पर एल नहीं है तो काउंटिंग नहीं होगा। तो अंत तक आप पहुंच गए तो एक ही एल मिला तीसरे इंडेक्स से, तो रिजल्ट आएगा 1। फिर अगर आप स्टॉप वैल्यू भी दे देते हैं तो स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक में जितने एल मिलेंगे उनको गिना जाएगा। 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर है। 2 से लेकर 3 तक और स्टॉप वैल्यू शामिल नहीं होता है, तो 2 से लेकर 2 तक कितने एल आपको मिले? 1। आप स्टॉप इंडेक्स शामिल नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। एंड्स विथ मेथड क्या करता है? यदि स्ट्रिंग में दिए गए सफिक्स के साथ अंत होता है, यदि एक स्ट्रिंग है जिसका अंत एक सफिक्स स्ट्रिंग से होता है, तो ये ट्रू देगा, अन्यथा ये फॉल्स देगा। यानी किसी स्ट्रिंग का अंत अगर पता करना है तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है एक हेलो स्ट्रिंग, आपने एंड्स विथ में कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो ये टाइप एरर आएगा, क्योंकि कम से कम एक मान लिखना अनिवार्य है। जिसके नीचे लाइन खींचा है वो ऑप्शनल है। दूसरा देखिए, हेलो स्ट्रिंग दिया है, आप चेक कर रहे हैं कि उस स्ट्रिंग का अंत एल अक्षर से हो रहा है या नहीं, एल स्ट्रिंग से हो रहा है या नहीं। तो इसका अंत एल अक्षर नहीं है, इस वजह से आएगा फॉल्स। अब एल अक्षर से अंत देखना है, लेकिन तीसरे इंडेक्स से शुरू करिए। ये स्टार्ट इंडेक्स है इस समय, तो तीसरा इंडेक्स कहाँ पर होगा आपको? 0 1 2 3 4, ये है तीसरा इंडेक्स। तीसरे इंडेक्स से लेकर अंत तक क्या इस स्ट्रिंग का अंत एल है? नहीं, तो इसका भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। फिर दूसरे से लेकर 3 तक, यानी 3 शामिल नहीं करना है, तो 2 से लेकर 2 तक, ये क्या इस स्ट्रिंग का अंत एल से है? तो इसका जवाब है हाँ। तो जिस भी रेंज में आपको देखना है स्ट्रिंग को, रेंज बता सकते हैं स्टार्ट स्टॉप। अगर पूरे स्ट्रिंग में देखना है तो आप स्टार्ट और स्टॉप बताने की आपको जरूरत नहीं होता है। स्टार्ट्स विथ मेथड क्या करता है? यदि स्ट्रिंग का प्रीफिक्स यानी शुरुआत प्रीफिक्स से होता है तो ट्रू देता है, अन्यथा फॉल्स देता है। यानी किसी स्ट्रिंग का आपको स्टार्टिंग चेक करना है कि किस अक्षर से या किस स्ट्रिंग से हो रहा है, तो उसके लिए आप स्टार्ट्स विथ
मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे एक स्ट्रिंग है हेलो, आपने स्टार्ट विथ मेथड लगाया लेकिन वैल्यू नहीं दिया तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि कम से कम प्रीफिक्स लिखना आपको कंपलसरी है। स्ट्रिंग लिखा, आपने स्टार्ट विथ मेथड लगाया और आपने वैल्यू दिया h, तो चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग की शुरुआत क्या h से हो रही है, तो इसका जवाब आएगा सही, क्योंकि यहाँ पहला अक्षर इसका h है। फिर इस स्ट्रिंग की शुरुआत क्या h से हो रही है, लेकिन दूसरे इंडेक्स से देखना है, तो 0, 1 और 2, तो दूसरे इंडेक्स से लेकर अंत तक इस स्ट्रिंग की शुरुआत h से नहीं हो रही है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। इस स्ट्रिंग में शुरुआत देखना है 1 से 0, 1 और रुकना है 3 पर, तो 2 तक ही शामिल होगा। क्या इस स्ट्रिंग की शुरुआत ई और एल की शुरुआत h से हो रही है? नहीं, तो जवाब आएगा फॉल्स। फाइंड मेथड क्या करता है? फाइंड मेथड एक लोवेस्ट इंडेक्स बताता है स्ट्रिंग में, जहां भी सब स्ट्रिंग उसको मिलेगा। यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग आपको खोजना है और उस खोज कर उसका इंडेक्स पता करना है, तो आप फाइंड मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो वैल्यू देगा माइनस का 1। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग है हेलो, फाइंड आपने लिखा, कोई भी वैल्यू नहीं दिया क्योंकि ये लिखना कंपलसरी था, तो आएगा टाइप एरर। अगर स्ट्रिंग में आपने लिखा खोजने के लिए h, तो h वो लेफ्ट से राइट की साइड में चलेगा और पहला h जो मिलेगा उसका इंडेक्स बता देगा 0। फिर ऐसे ही आप फिर h को खोज रहे हैं इस स्ट्रिंग में और इंडेक्स स्टार्ट वाला बताया है 1, तो एक इंडेक्स से लेकर राइट साइड तक चलने पर कहीं पर h नहीं मिलेगा, तो जब वैल्यू नहीं मिलेगा फाइंड को तो रिजल्ट देगा माइनस का 1। दूसरे इंडेक्स से चौथे इंडेक्स तक L कहाँ पर है ये बताना है। दूसरा इंडेक्स है आपका ये, चौथा इंडेक्स स्टॉप है तो उसके एक पहले तक ही देखना है 3 तक। अब इस 2L में पहला L यानी लोवेस्ट इंडेक्स 2 है, इस वजह से आएगा 2, क्योंकि फाइंड मेथड लोवेस्ट इंडेक्स देता है, कम से कम वाला। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। आर फाइंड मेथड ये फाइंड की तरह ही है, बस फाइंड मेथड आपको लोवेस्ट देता था, आर फाइंड आपको हाईएस्ट इंडेक्स देगा। जैसे अभी यहाँ पर आपने खोजा था 2 से लेकर 4 तक, तो 2, 3, इस पे 2L हैं, तो सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है? 3, तो इस वजह से रिजल्ट मिलेगा 3। ठीक है, फाइंड में लोवेस्ट इंडेक्स मिला था 2, आर फाइंड में हाईएस्ट इंडेक्स मिलेगा 3। रिप्लेस मेथड क्या करता है? रिप्लेस मेथड पुराने स्ट्रिंग को नए स्ट्रिंग से बदल देता है। इन दोनों के नीचे लाइन नहीं खींचा है, मतलब ये दोनों लिखना आपको अनिवार्य है। इसके नीचे लाइन है, मतलब इसको लिखना ऑप्शनल है। काउंट ये बताएगा कि कितने आप रिप्लेस कर रहे हो या कितने करने हैं। बाकी पुरानी स्ट्रिंग यहाँ लिखेंगे आप पहले और नई स्ट्रिंग आपको उसके बाद में लिखेंगे। जैसे हेलो स्ट्रिंग दिया है, आपने रिप्लेस में पुरानी स्ट्रिंग को लिखा स्मॉल एल और नई स्ट्रिंग को लिखा कैपिटल एल। तो जहां पर भी स्मॉल एल होगा वहां पर कैपिटल एल शामिल हो जाएगा। अगर आप बता दिए हैं काउंट की संख्या 1, तो जहां पर भी स्मॉल एल पहला मिलेगा बाएं से दाएं, वहां पर कैपिटल एल कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार। तो पहला एल बाएं से दाएं पे ये मिल रहा है, तो इस जगह पर वो कैपिटल एल कर देगा, क्योंकि काउंट एक ही दिए थे अब, तो दूसरा वाला एल अपर केस में या रिप्लेस नहीं होगा। इंडेक्स मेथड क्या करता है? ये फाइंड की तरह ही है, यानी ये फाइंड मेथड भी इंडेक्स बताता है वैल्यू खोज के, इंडेक्स मेथड भी इंडेक्स बताता है वैल्यू खोज के। फाइंड मेथड वैल्यू ना मिलने पर -1 देता था, इंडेक्स मेथड वैल्यू ना मिलने पर वैल्यू एरर देगा, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे लिखा है ना, लेकिन सब स्ट्रिंग नहीं मिलने पर वैल्यू एरर देता है। हेलो लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इंडेक्स मेथड लगाया आपने, यहाँ लिखा है h, आप h को खोज रहे हैं सब स्ट्रिंग को। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 1 से, तो 1 है e पर,
यहाँ से स्टार्ट करिए, अंत तक कहीं पर एच नहीं मिलेगा तो आएगा वैल्यू एरर। इस स्ट्रिंग में देखिए इंडेक्स एच आपको खोजना है, तो इंडेक्स एच कहाँ पर है? 0 पर, तो रिजल्ट आएगा 0। आर इंडेक्स आर फाइंड के समान है, यानी ये राइट साइड से वैल्यू को खोजते हैं। जैसे आर फाइंड राइट साइड से वैल्यू को फाइंड करके इंडेक्स बताते थे, आर इंडेक्स भी राइट साइड से वैल्यू को खोज के इंडेक्स बताएंगे। डिफरेंस ये है कि आर फाइंड की तरह सब स्ट्रिंग नहीं मिलने पर ये वैल्यू एरर देगा, जबकि आर फाइंड वैल्यू ना मिलने पर -1 देता था। ध्यान से देखें यहाँ पर, ये स्ट्रिंग दिया है, आप राइट साइड से खोज रहे हैं एच को, लेकिन शुरू करना है 1 से। तो एक इंडेक्स है ई पर, यहाँ से खोजना शुरू करिए। क्या यहाँ से अंत तक कोई भी एच है? तो यहाँ से अंत तक कोई भी एच नहीं है, तो आपको वैल्यू एरर मिलेगा। अगर कहीं पर एच होता, तो उसका इंडेक्स आपको मिल जाता। इस एलनम मेथड क्या करता है? ये किसी भी स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या नहीं है, ये पता करता है। अगर सभी अक्षर अल्फा न्यूमेरिक होंगे तो ट्रू देगा, अन्यथा ये फॉल्स देगा। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ऐसे वैल्यूज होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स यानी ए से जेड और न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि 0 से 9 शामिल होता है। फॉर एग्जांपल, हेलो में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, यानी अल्फाबेट्स हैं, तो इसमें ये ट्रू हो जाएगा। अल्फाबेट और नंबर्स हैं, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी सही है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है या दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखिए अल्फाबेट है लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर भी है। स्पेशल कैरेक्टर की वजह से ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं माना जाएगा। इस अल्फा मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग में चेक करता है कि सभी अल्फाबेट हैं या नहीं है, यानी ए से जेड में है या नहीं है। इसमें देखिए सभी ए से जेड में है, तो वैल्यू मिलेगा ट्रू। इसमें सभी ए से जेड नहीं है क्योंकि एक है 5, इस वजह से हो गया फॉल्स। और स्पेशल कैरेक्टर भी ए से जेड में नहीं आते हैं, इस वजह से ये भी हो गया फॉल्स। इस डेसिमल मेथड क्या करता है? अगर सभी अक्षर स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल होंगे, डेसिमल मतलब 0 से 9, आपका 0 से 9 ऐसे हो सकता है, या आप किसी भी भाषा में 0 से 9 के अंकों को डेसिमल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 डेसिमल है, तो ये सही है। हिंदी का या देवनागरी का 1, 2, 3 ये भी डेसिमल है, तो ये भी ट्रू माना जाएगा। यहाँ पे डेसिमल सभी नहीं है, एक अल्फाबेट है, इस वजह से हो गया फॉल्स। इस डिजिट मेथड क्या करता है? चेक करता है सभी अक्षर स्ट्रिंग में डिजिट हैं या नहीं। अब डिजिट और डेसिमल में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए 5 की पावर 2 भी एक डिजिट है। 5 जो कि बेस में है वो भी डिजिट है, तो इसमें आएगा ट्रू। डेसिमल में पावर्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है एज ए डेसिमल, तो इस वजह से ये आ गया फॉल्स। इस नंबरिक मेथड सभी कैरेक्टर्स को चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर कि वो नंबरिक है या नहीं, यानी किसी भी प्रकार की संख्या है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ रोमन नंबर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, चेक किया जा रहा है क्या वो डिजिट है, तो डिजिट वो नहीं है, इस वजह से आएगा फॉल्स। डिजिट में 0 से 9 तक ही आता है। फिर उसके बाद में किसी भी पावर में लिखा हो सकता है, बेस में लिखा हो सकता है, तो वो डिजिट माना जाएगा। लेकिन ये ना तो बेस में है ना पावर में है, इस वजह से डिजिट नहीं है। डेसिमल में 0 से 9 या किसी भी भाषा में हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन नंबरिक यानी ये नंबर है, भले ही किसी रोमन में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर है, इस वजह से ये ट्रू माना जाएगा। इस आइडेंटिफायर ये ट्रू देगा अगर स्ट्रिंग आपका एक सही आइडेंटिफायर है जिसमें कीवर्ड्स को भी शामिल किया जाता है। जैसे पाइथन एक आइडेंटिफायर है, तो इसमें देगा ट्रू। आपने अगर आइडेंटिफायर के नाम रखने का नियम अगर आपको नहीं पता है कि क्या-क्या रूल्स होते हैं एक आइडेंटिफायर के नाम में, उन रूल्स का वीडियो अलग मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो आइडेंटिफायर के जो रूल्स होते हैं, वो आपको पता चल जाएँगे, तब आप यहाँ देख पाएँगे कि कौन-सा सही या कौन-सा गलत है। इफ भले ही कीवर्ड है, लेकिन ये भी आइडेंटिफायर के नाम को या रूल को फॉलो करता है, इस वजह से ये आइडेंटिफायर है। ये आइडेंटिफायर के नाम के रूल को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से फॉल्स।
स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस भी शामिल नहीं हो सकते हैं आइडेंटिफायर के नाम में, इस वजह से ये हो गया फॉल्स। इज लोअर मेथड चेक करता है सभी अक्षर लोअर केस में है या नहीं, अगर होंगे तो ट्रू मिलेगा, नहीं होंगे तो फॉल्स मिलेगा। जैसे यहाँ सभी अक्षर छोटे हैं तो मिला ट्रू। नंबर्स का कोई केस नहीं होता है, इसको अगर खाली नंबर होगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसको हटाने के बाद कोई अक्षर नहीं है तो हो गया फॉल्स। यहाँ पर नंबर्स को इग्नोर कर दीजिए, बचा क्या, स्मॉल ए, क्या ये लोअर केस है, हाँ, तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। इज स्पेस मेथड चेक करता है कि वो स्पेस है सभी अक्षर या नहीं, केवल स्पेस ही होने चाहिए, स्पेस के अलावा कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ ए स्पेस बी है, स्पेस तो है लेकिन ए और बी भी है, तो इस वजह से हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर खाली स्पेस है, इस वजह से मिलेगा ट्रू। इस टाइटल मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। टाइटल केस में हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, तो इसको चेक करने पर आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पे हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल नहीं है या अपर केस नहीं है, तो इस पे चेक करने पर मिलेगा फॉल्स। इज अपर मेथड अपर केस में स्ट्रिंग को चेक करता है, अगर अपर केस होगा सभी अक्षर तो ट्रू मिलेंगे, नहीं तो आपको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे सभी अक्षर आप देख पा रहे होंगे कि अपर केस में है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ पे आप अपर केस तो देख पा रहे हैं लेकिन आप 5 भी देख पा रहे हैं, तो चूंकि नंबर का कोई केस नहीं होता है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। बाकी जो अक्षर बचेंगे उसमें केस चेक किया जाएगा। तो हेलो में सभी अक्षर बड़े हैं, इस वजह से मिलेगा ट्रू। ज्वाइन मेथड का क्या काम होता है? ज्वाइन मेथड एक स्ट्रिंग देता है जो दिए गए विभाजक यानी सेपरेटर द्वारा सीक्वेंस में दिए गए सभी स्ट्रिंग को जोड़कर बनाया गया है। यानी एक सीक्वेंस आप यहाँ पे लिखेंगे, सीक्वेंस में ढेर सारे स्ट्रिंग होंगे, उन स्ट्रिंग्स को इस सेपरेटर द्वारा जोड़ा जाएगा। जैसे सेपरेटर अगर डैश है तो हर स्ट्रिंग के बीच में डैश लगेगा और स्ट्रिंग को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने पर एक स्ट्रिंग मिलेगा, वही इस मेथड का रिजल्ट होगा। अगर सीक्वेंस में कोई गैर स्ट्रिंग मिलता है, गैर स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, वो कोई दूसरे टाइप का है, तो टाइप एरर आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ ज्वाइन मेथड है, बीच में सीक्वेंस। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। यहाँ आप एक सेपरेटर लिखेंगे यानी बीच में जो चिन्ह लगाना है। ए और बी में 2 अक्षर हैं, ए बी स्ट्रिंग में 2 अक्षर हैं, बीच में लग जाएगा डैश, तो इसका रिजल्ट आएगा ये। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। मैंने बताया था अगर सीक्वेंस में कोई इंटीजर होगा तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर जुड़ नहीं सकते हैं। पार्टीशन मेथड में एक हम सेपरेटर बताते हैं कि कहाँ से स्ट्रिंग को बांटा जाएगा, और स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को 3 भाग में बांटता है, और 3 भाग में बांटने के बाद में वो टपल में आपको रिजल्ट देगा। 3 भाग किस तरह का होगा? पहला पार्ट सेपरेटर के पहले का है, दूसरा भाग जो बीच में होगा वो सेपरेटर खुद होगा, और तीसरा पार्ट सेपरेटर के बाद का हिस्सा होगा। अगर सेपरेटर स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा तब भी 3 वैल्यू वाला ही टपल आपको मिलेगा। पूरी स्ट्रिंग आपको पहले पार्ट में मिलेगा और बाकी 2 पार्ट आपके 2 एम्प्टी स्ट्रिंग होंगे। समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे एक हेलो स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपने उससे कहा कि आप भाग कर दीजिए एल कैरेक्टर से, तो पहला एल उसको यहाँ पे मिलेगा। इस एल के पहले का भाग है यची, खुद सेपरेटर बीच में आएगा, और फिर सेपरेटर के बाद वाले स्ट्रिंग आपको तीसरे पार्ट में मिलेगा। अगर आपने कहा कि जेड से डिवाइड करो, तो जेड चूंकि पूरे स्ट्रिंग में कहीं नहीं है, तो ये पूरा स्ट्रिंग पहला भाग और बाकी 2 भाग आपका एम्प्टी मिलेगा। आर पार्टीशन क्या होता है? आर पार्टीशन राइट साइड से पार्टीशन करता है, बाकी पार्टीशन के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर आपको हेलो में आपको 2 एल दिख रहा होगा,
तो अब जो L से पार्टीशन किया जाएगा वो इधर से चलने पर पहले L पे किया जाएगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इस वाले L पे पार्टीशन हुआ था, लेकिन अब चूंकि हम राइट साइड से चल रहे हैं इसलिए पार्टीशन राइट साइड से देखा जाएगा। तो पहला भाग मिलेगा HEL, फिर ये दूसरा वाला भाग मिलेगा खुद सेपरेटर, और तीसरा भाग में मिलेगा O। ठीक है। रिमूव प्रीफिक्स का काम क्या होता है? रिमूव प्रीफिक्स का काम होता है, प्रीफिक्स मतलब जो शुरुआत में होता है उसको हटाना। तो रिमूव प्रीफिक्स का यही काम होता है। जैसे लिखा है स्ट्रिंग हेलो, इसमें आपने कहा कि हटा दिया जाए स्टार्टिंग का यची, तो मिलेगा आपको LLO। अगर वो अक्षर नहीं होगा, जैसे EL आपने कहा स्टार्टिंग का हटा दो, तो स्टार्टिंग में EL है ही नहीं, तो पूरा स्ट्रिंग आपको रिजल्ट में मिलेगा। ऐसे रिमूव सफिक्स है। सफिक्स मतलब होता है लास्ट का हिस्सा, उसको हटाना है तो आप रिमूव सफिक्स यूज करिए। जैसे आपने कहा स्ट्रिंग के अंदर LO को हटा दो, लास्ट में जो है, तो लास्ट का LO हट जाएगा तो बचेगा HEL। अगर वो अक्षर नहीं होगा तो पूरा स्ट्रिंग आपका रिजल्ट मिलेगा। स्प्लिट मेथड क्या हो करता है? स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को एक लिस्ट में बदल देता है, और उस लिस्ट में कई सारे शब्द होंगे और उन शब्दों को इस सेपरेटर द्वारा अलग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ABC, आपने स्प्लिट में कोई भी कैरेक्टर नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेसेस पे काम करते हैं, यानी खाली जगह पे काम करते हैं। तो जहां जहां खाली स्पेस होगा वहां वहां से बंटवारा हो जाएगा। तो इधर का स्ट्रिंग बचेगा A, बीच का स्ट्रिंग मिलेगा B, और लास्ट का स्ट्रिंग बचेगा C। जो कि 2 ही स्पेस था इसलिए 3 भाग में ये बट जाएगा। और ये याद रखिएगा ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। एक और स्ट्रिंग है, आपने कहा L से बांट दो, तो L मिलेगा आपको एक यहाँ पे और एक L मिलेगा यहाँ पे। इसका हिस्सा होगा यची। अब इस L और इस L के बीच में कुछ नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस L के बाद में अंत तक एक अक्षर है O। तो यहाँ पर भी आपको ये रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। R स्प्लिट स्प्लिट के जैसा ही है, बस ये राइट साइड से काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट फॉर स्प्लिटिंग फ्रॉम लाइट, R स्प्लिट बिहेव्स लाइक ए स्प्लिट। सिवाय बस ये राइट साइड से काम करता है, बाकी R स्प्लिट और स्प्लिट में कोई भी अंतर नहीं है। इसको भी एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, लास्ट वाले में आपने कहा कि L से स्प्लिट कर दो लेकिन एक बार। कौन से L से स्प्लिटिंग होगा? यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि राइट साइड से हो रहा है तो राइट साइड से L मिलेगा यहाँ पर। तो पहला भाग मिलेगा ये और दूसरा भाग मिलेगा ये। चूंकि मैक्सिमम आपने कहा कि एक ही बार कर किया जाएगा मैक्स वैल्यू पे, इसलिए पहला L ही देखा जाएगा, दूसरा L इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी स्प्लिटिंग सिर्फ एक ही बार होगा। स्प्लिट लाइंस क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है ढेर सारे लाइंस का स्ट्रिंग के अंदर, जो कि लाइन बाउंड्रीज पे ब्रेक होते हैं, यानी जहां से लाइन खत्म हो वहां पे स्ट्रिंग को तोड़ा जाता है। जैसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो, इसके बीच में आप \n देख रहे होंगे। \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो कि यहाँ स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तो जब स्प्लिट लाइंस काम करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा और इसके पहले का हिस्सा मिलेगा HEL, और इस \n के बाद का हिस्सा मिलेगा LO। तो स्प्लिट लाइंस न्यू लाइन कैरेक्टर पे स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं। स्ट्रिप मेथड क्या करता है? ये शुरुआत के और अंत के कैरेक्टर्स को हटा देता है, जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने कोई भी अक्षर नहीं बताया है तो वो स्पेस को हटा देता है। यहाँ देखिए आप स्पेस देख पा रहे होंगे, यहाँ हटा दिया गया है। अगर आपने कहा H हटा दो तो H हटा दिया जाएगा सामने से। स्ट्रिप स्टार्टिंग के और अंत के दोनों साइड्स पे काम करते हैं। ठीक वैसे ही R स्ट्रिप राइट साइड के अक्षर को हटाता है और L स्ट्रिप लेफ्ट साइड के अक्षर को हटाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे L स्ट्रिप है तो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को हटाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने लिखा है H, ये स्ट्रिंग में रहेगा तो H कैरेक्टर हट जाएगा, बचेगा क्या? ELLO। ठीक है, ये स्ट्रिंग में ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी कैरेक्टर नहीं बताएंगे
तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस पे काम करेगा और स्पेस यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये स्ट्रिंग की तरह ही रिज़ल्ट देगा हेलो। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट आएगा ELLO क्योंकि H हट जाएगा स्टार्टिंग से। एल्फ मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो इस वीडियो में आपने स्ट्रिंग के मेथड्स कई सारे देखे। मैंने यहाँ सिर्फ़ उन्हीं मेथड्स को एक्सप्लेन किया है जो एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारे मेथड्स के काम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई मेथड का काम कठिन लगता है तो उसको आप रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। अगले टॉपिक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।